एक लॉयर जोनाथन हार्कर से जो ट्रांसिल्वेनिया जाता है काउंट ड्रैकुला के कासल में। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे जोनाथन को समझ आता है कि ड्रैकुला एक इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ड्रैकुला फिर अपना सफर करता है इंग्लैंड की तरफ, जहां उसकी पहली शिकार बनती है लूसी। लूसी की हेल्थ बिगड़ती है और उसके दोस्त हेल्प के लिए बुलाते हैं डॉक्टर अब्राहम वैन हेल्सिंग को। तब रिवील होता है कि लूसी एक वैम्पायर बन चुकी है और उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है उसके ही फियोंसे आर्थर होमवुड के हाथों। ड्रैकुला का नेक्स्ट टारगेट बनती है मीना, जो कि जोनाथन की वाइफ थी। ड्रैकुला अपना खून उसके वेन्स में डालकर मीना को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन मीना खुद एक इंपॉर्टेंट लिंक बन जाती है, यानी कि हिप्नोसिस के जरिए वो ड्रैकुला के मूव्स ट्रेस करती है। आखिरी बैटल होती है ट्रांसिल्वेनिया के माउंटेन्स में। अब्राहम वैन हेल्सिंग और उनका ग्रुप ड्रैकुला का सामना करते हैं। एक ब्रूटल फाइट के बाद क्विंसी मॉरिस समाप्त होता है और फाइनली ड्रैकुला को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मीना बच जाती है और ग्रुप ड्रैकुला के कर्ज को खत्म कर देता है, या कम से कम वो सोचते हैं कि कर्ज खत्म हो गया है। तो अब्राहम्स बॉय की कहानी ड्रैकुला के समाप्त होने के 18 साल बाद की है, यानी ये कहानी 1915 में सेट है इन द सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया। वैसे एक पॉसिबल मिस्टेक और फ्रीडम ऑफ चॉइस और लिबर्टी है फिल्म मेकर्स की, क्योंकि भले ड्रैकुला नोवेल 1897 में आई थी, जहां से 18 साल बाद 1915 ही होता है, लेकिन ड्रैकुला वाले इवेंट्स एक्चुअली में डायरी नोट्स के रूप में थे, जो कि 1890 के दौरान हुए थे, और ड्रैकुला खुद नवंबर 1890 में समाप्त हुआ था। तो उसके समाप्त होने से 18 साल बाद ईयर आता है 1908 या फिर 1909 भी हो सकता है। तो हाँ, ये कंटिन्यूटी एरर हो सकती है, या फिर एज आई से लिबर्टी फ्रॉम फिल्म मेकर्स। जो भी हो, इसे इग्नोर करके हम कहानी पे आते हैं। तो यहाँ हम एक औरत को अकेले चल के कहीं जाते हुए देखते हैं। ये लेडी काफी थक चुकी थी और कोई भी घुड़सवार उसे लिफ्ट भी नहीं दे रहा था टू द नियरेस्ट टाउन। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और औरत को ऐसा लगता है मानो कोई उसके आसपास है। तभी एकदम से एक काले केप और वस्त्र पहना आदमी इस औरत पे हमला कर देता है और सीन यहीं कट होता है। इसके बाद हमें एक सेक्लूडेड सा घर दिखाया जाता है, जहां अब्राहम वैन हेल्सिंग रह रहा है विद हिज फैमिली। ये जगह जनरल टाउन से काफी दूर है और इस जगह के आसपास कुछ नहीं है। अब्राहम की पत्नी और कोई नहीं बल्कि मीना है। जी हाँ, दिस इज शॉकिंग, क्योंकि ओरिजिनल ड्रैकुला नोवेल के अंत में मीना जोनाथन हार्कर के साथ थी, लेकिन यहाँ वो अब्राहम की पत्नी है, यानी कि जोनाथन हार्कर अब इस दुनिया में नहीं है। जोनाथन के साथ क्या हुआ, इस पे हम थोड़ा बहुत थ्योरी सेक्शन में चर्चा करेंगे। फॉर नाउ हम समझ पाते हैं कि मीना और अब्राहम के 2 बच्चे भी हैं, जहाँ बड़े वाले लड़के का नाम मैक्स है और छोटे वाले लड़के का नाम रूडी है। मैक्स और रूडी एक दूसरे से काफी अलग है। आई मीन मैक्स फिजिकली काफी स्ट्रांग है, लकड़ियां काटता रहता है, काम एंड कंपोज्ड है, लेकिन मेंटली वो उतना स्ट्रांग नहीं है, चाहे बात पढ़ाई की हो या इन जनरल मेंटल अवेयरनेस की। इनफैक्ट मैक्स अपने पिता पे आंख मूंद के भरोसा करता है। वहीं रूडी एक स्क्रॉनी यानी पतला दुबला कमजोर सा किड है, लेकिन मेंटली वो मैक्स से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो पढ़ने लिखने में काफी स्मार्ट है और उसका नेचर थोड़ा रिबेलियस है। इनफैक्ट वो चीजों को क्वेश्चन भी करता है। खैर, एक रात जब मैक्स नहा रहा होता है तो उसके पिता अब्राहम आके उससे कहते हैं कि वो जिस चीज से भाग रहे थे वो शायद अब इनके करीब आ चुका है और ऐसे में उन्हें मैक्स की मदद चाहिए होगी। मैक्स ये सब सुन के हामी भरता है। अब उस रात सोते वक्त मैक्स की नींद किसी आवाज से खुलती है और मैक्स इस आवाज का पीछा करते अपने पिता के ऑफिस रूम की तरफ जाता है। ऑफिस रूम की लाइट ऑन थी और यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि मैक्स और रूडी को अब्राहम के ऑफिस रूम में जाना अलाउड नहीं था। इसके बाद मैक्स पास ही अपनी माँ को देखता है, जो कि परेशान दिख रही थी और अपने में बड़बड़ा रही थी कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, हमें उन्हें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट। मैक्स तुरंत अपनी माँ को टोकता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। मीना कहती है कि उन्हें हमेशा से बेटी चाहिए थी, लेकिन उन्हें 2 बेटा हुआ है। बेटियां सॉफ्ट होती है और उनको सेफ रखना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एनीवेज, अगले दिन अब्राहम मैक्स को दिखाते हैं कि इनके घर के पास नया रेल रोड एक्सटेंशन आने वाला है, यानी पटरियां बिछेंगी, रेलवेज आएगी। इसके लिए कुछ लोग सिविल मेजरमेंट्स के लिए आसपास आ गए थे और अब्राहम के हिसाब से अब इस एरिया में और भी ज्यादा लोग आएंगे। अब्राहम और मैक्स की बातों से हम समझ पाते हैं कि इनिशियली ये लोग लंदन में थे ड्रैकुला वाली स्टोरी के टाइम पे, फिर एम्स्टरडैम मूव हुए और फिलहाल कैलिफोर्निया के एकदम एकांत प्लेस पे हैं। अब्राहम मैक्स को ये भी बताते हैं कि कैसे सालों पहले मीना और उसके फ्रेंड उनकी मदद लिए थे टू गेट रिड ऑफ एन ईविल। क्लियरली यहाँ ड्रैकुला की बात हो रही है। अब्राहम के हिसाब से तब वो क्रीचर मीना पे हमला किया था और मीना का ब्लड इफेक्ट हुआ था। इनफैक्ट उस घटना से मीना हमेशा के लिए बदल गई। मीना की वो मेमोरीज और स्कार कभी हील नहीं होगी और उसी सब से दूर ये लोग कैलिफोर्निया आए हैं। अब्राहम ये तक कहते हैं कि मीना वापस कुछ दिन से ठीक नहीं दिख रही, एज इफ शी इज सिक। और ऐसे में अब्राहम को शक है कि लंदन वाली थ्रेट यहाँ तक आ चुकी है। ये थ्रेट या क्रीचर्स मीना के माइंड से कनेक्टेड हैं और ऐसे में अगर वो नजदीक आते हैं तो वो मीना के करीब खींचे चले आएंगे।
जाएंगे। बेसिकली अब्राहम यहाँ मैक्स से कह रहे थे कि खतरा आ चुका है और मैक्स को तैयार रहना है ताकि वो मीना और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसी डिस्कशन के दौरान यहाँ तांगे पे एक भाई बहन आते हैं जिनका नाम था एडी एंड एल्सी। दरअसल ये दोनों पैसिफिक रेल रोड्स के सिविल सर्वेयर्स थे जो कि इस जगह को मैप करेंगे फॉर रेल रोड एक्सटेंशन। और इसी एक्टिविटी के दौरान एडी के ऊपर कुछ भारी गिर गया था जिससे वो चोटिल हो गया था। ऐसे में एल्सी अपने भाई को अब्राहम के घर लेके आई थी क्योंकि उसे पता चला कि आसपास अब्राहम रहते हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। अब्राहम फौरन एडी को बांध में लिटाते हैं और वो डिड्यूस करते हैं कि उसके रिब्स टूट गए जिससे उसका लंग पंक्चर हुआ है और ऐसे में उसके सीने के अंदर प्रेशर बन रहा है। वो तुरंत एडी के सीने में कट लगा के उसकी प्रेशर रिलीज करते हैं, देन होल में पाइप लगा देते हैं ताकि प्रेशर वापस ना बने। देन वो एल्सी से एडी को पास वाले टाउन हॉस्पिटल ले जाने कहते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अब यहाँ एक अजीब बात यह थी कि अब्राहम एडी की एक फोटो भी ले लिए थे इन हिज कैमरा। नाउ आगे की सीन्स में हम देखते हैं कि मीना घर में ब्लड पुडिंग बनाती है जिसमें यूजुअली तो पिग्स ब्लड होता है, लेकिन यहाँ वो अब्राहम की खास एलिक्सर यूज की थी विच वाज परफेक्टेड ओवर टाइम। इसी दौरान इनके घर में एक बैट यानी चमगादड़ आ जाता है जिससे मीना बहुत डर जाती है। मैक्स तुरंत इस बैट को पकड़ के दफना देता है एज बैट खुद वॉल से टकरा के खत्म हो गया था। ना उस रात रूडी और मैक्स बात करते हैं जहां रूडी कहता है कि उसे घर में कुछ आवाजें आती है, लाइक कभी नॉकिंग की, स्क्रैचिंग की एंड ऑल दैट। रूडी का शक है कि कहीं उसके पापा द्वारा बताए गए क्रीचर्स इनके घर में तो नहीं आ गए हैं। ऑल द वैम्पायर्स बिना परमिशन के अंदर तो नहीं आ सकते। मैक्स इन बातों को इग्नोर करता है और रूडी को चुपचाप सोने को कहता है। अब अगली सुबह एल्जी इनके घर पे आती है और उसकी मुलाकात मीना से होती है। एल्जी बेसिकली यहाँ थैंक यू कहने और कुछ कुकीज देने आई थी, लेकिन यहाँ मीना थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है। मीना एल्जी से पूछती है कि क्या तुम अकेली लड़की हो इन द कैंप। देन वो एल्जी को काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट कहती है, देन उसका हाथ पकड़ के उसे नाइट के हंग्री क्रीचर से सावधान रहने कहती है। ना आगे हम मीना को फिर से थोड़ा ट्रांस में जाके अपनी पुरानी एक्सपीरियंस पे बात करते हुए सुनते हैं जहां वो ड्रैकुला की ठंडी सांस और उसके फिजिकल फीचर्स का जिक्र करती है। ये सब बातें मैक्स और रूडी को सुनने में अजीब लगती है। उस शाम रूडी मैक्स से कहता है कि उसे बाहर दूर में आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मैक्स का कहना था कि वो कुछ नहीं सुना है। ये दोनों शाम होने पे घर के अंदर जाने लगते हैं कि तभी हम भी उसको दूर में एक अजीब मास्क्ड मैन दिखता है जो कि काले कपड़े में था। ना उस रात मैक्स को एक सपना आता है जहां वो अपनी माँ मीना को किसी वैम्पायर के पास देखता है। खैर धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है मानो मीना की हालत बिगड़ने लगी है। इनफैक्ट एक दिन तो वो मैक्स के पास एकदम हड़बड़ी में ये कहते हुए आती है कि ये लोग इस जगह पे सुरक्षित नहीं है। मीना काफी कमजोर होकर गिर भी जाती है और ऐसे में अब्राहम मीना को कमरे में रेस्ट करवा के उसका ख्याल रखना शुरू करते हैं। अब्राहम मीना के थर्स्टी यानी कि प्यासा होने पे उसे ड्रॉपर से पानी दे रहे थे या समथिंग एल्स। इनफैक्ट वो मैक्स को मीना के करीब भी नहीं आने दे रहे थे। अब्राहम का कहना था कि मीना को किसी तरह की अनहोली इलनेस हो गई है और ऐसे में उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। अब्राहम मैक्स की थोड़ी खून कलेक्ट करते हैं और वो खून मीना को चढ़ाने लगते हैं। मीना इससे भड़क जाती है और कहने लगती है कि वो यहाँ आ गया, मैं उसे फील कर सकती हूँ, उसकी थॉट्स अपने दिमाग में फील कर रही हूँ और उसकी शैडो विंडो पे है। हालांकि जब मैक्स विंडो पे जाके बाहर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई शैडो थी। ये नजारे मैक्स को बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। वहीं रूडी तो अपनी किताबों की दुनिया में था। समय के साथ मीना बहुत बीमार हो चुकी थी, इतना कि अब खाना वगैरह मैक्स ही बना रहा था। अब्राहम दिन भर बाहर रहते थे और ऐसे में मैक्स और रूडी एक दिन बॉल से खेल रहे होते हैं। खेल खेल में रूडी खिड़की से अब्राहम के ऑफिस में घुस जाता है और उसके पीछे मैक्स भी जाता है। मैक्स गलती से कुछ फोटोज एंड ग्लासेस गिरा देता है जिससे ऑफ कोर्स कांच टूट जाती है और मैक्स तुरंत रूडी को यहाँ से निकलने कहता है क्योंकि इन दोनों का अब्राहम के ऑफिस में आना मना था। लेकिन रूडी तो रिबेलियस था और वो कमरे को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। रूडी को यहाँ एक पर्दे के पीछे सीक्रेट डोर मिलता है जिसपे क्रॉस साइन था और ये डोर एक सीक्रेट बेसमेंट की तरफ खुलता था। ये लोग दरवाजे को खोलते हैं और इन्हें यहाँ इनिशियली कोई नहीं दिखता, लेकिन एकदम से एक औरत रेंगती हुई स्टेयर्स पे आती है और इनसे मदद मांगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक औरत बंद थी। इनफैक्ट ये वही औरत है जिसपे मूवी के पहले सीन में हमला हुआ था। मैक्स और रूडी से बहुत डर जाते हैं और तभी अब्राहम यहाँ आ जाते हैं। वो तुरंत एक लकड़ी से इस औरत पे हमला कर देते हैं और इस दृश्य को देख रूडी चिल्लाना शुरू करता है। देन अब्राहम जबरदस्ती मैक्स और रूडी को बेसमेंट में ये कहते हुए लाते हैं कि आज वो इन दोनों को सब कुछ सिखाएंगे अबाउट हिज लाइफ्स वर्क। आज तक वो इनसे ये सब छिपाते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी दुनिया में अनडेड रहते हैं। यहाँ अनडेड मोस्टली वैम्पायर्स को कहा जा रहा है। अब्राहम आज तक 13 अनडेड को खत्म कर चुके हैं और वो लोगों को भी ट्रेन करते हैं टू डील विद अनडेड। वो मीना के फर्स्ट हस्बैंड जोनाथन हार्कर को भी ये कला सिखाए थे। अब्राहम के हिसाब से ये औरत भी एक अनडेड है जिसपे वैम्पायर फीड कर चुका है। अब्राहम इस औरत को यहाँ बेसमेंट में ऑब्जर्वेशन के लिए डाले थे टू सी कि ये कब कन्वर्ट होती है और अब्राहम का मानना है कि वाकई में वो चेंज हो रही थी।
इस औरत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसके हार्ट के थ्रू स्टेक डालना होगा, जो काम करेगा मैक्स। मैक्स तुरंत स्टेक को हैमर लेके ये करता है, वहीं रूडी मैक्स को ऐसा करने के लिए रोक रहा था। मैक्स पूछता है कि औरत के फैंग्स यानी वैम्पायर वाले दांत होते हैं ना नुकीले, वो कहाँ हैं? जिस पे अब्राहम का कहना था कि वो वैम्पायर्स के मरते गायब हो जाते हैं। ना अब्राहम रूडी से इस औरत का सर अलग करने कहता है ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वापस से ना उठ जाए। रूडी तुरंत मना करता है और ऐसे में अब्राहम उसे फोर्स करना शुरू करते हैं। इस अफरा तफरी में मैक्स अपने पिता को धक्का दे देता है और इससे गुस्सा होकर अब्राहम मैक्स को थप्पड़ मार देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब्राहम मैक्स पे पहली बार हाथ उठाए थे और ऐसे में इस थप्पड़ के बाद अब्राहम और मैक्स बाहर पोर्च पे बैठ के बातें करते हैं, जहां मैक्स कहता है कि वो कभी भी यहाँ से भाग सकता था इनके हॉर्सेस को लेके, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। ये सुन के अब्राहम वाज लाइक, तो चले जाओ, हम तुम्हारे बिना जी लेंगे। क्लियरली इससे मैक्स के इमोशंस हर्ट होते हैं। अगले सीन में हम मैक्स और अब्राहम को उस औरत के शरीर को दफनाते हुए देखते हैं। अब इस पॉइंट तक मैक्स कहीं ना कहीं अपने पिता के अगेंस्ट सोचने लगा था। वहीं रूडी तो हमेशा से ही अपने पिता की बातों को क्वेश्चन करता था। वहीं मीना की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इनफैक्ट वो अब्राहम से कहती है कि उसे वो रात याद है जब वो मीना के कमरे में आया था। तब मीना को ऐसा लगा कि अब्राहम उसे बचाया है, लेकिन मीना तो अब्राहम के गड्ढे में गिरती जा रही थी। ये कह के मीना अब्राहम से अपना मुंह मोड़ लेती है, विच वाज सरप्राइजिंग। इसके बाद रूडी और मैक्स अकेले में बात करते हैं, जहां रूडी कहता है कि उसे पहले से ही घर में आवाजें आती थी जो कि उसी औरत की रही होंगी, लेकिन मैक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। खैर आगे अब्राहम अपने दोनों बेटे मैक्स और रूडी से घर को फोर्टिफाई करने कहते हैं, यानी कि घर के हर कमरे पे होली वाटर, सॉल्ट, ये सब का बैरियर बनाना ताकि एक रूम से दूसरे रूम में वैम्पायर्स नहीं जा सके। देन खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन करना कि उनका खून थिक है या नहीं, लाइक नॉर्मल ह्यूमन, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं उस औरत के कांटेक्ट में आए थे जो कि अब्राहम के हिसाब से वैम्पायर है, तो हो सकता है इनको भी इन्फेक्शन हुआ हो। यहाँ अब्राहम फेथ की बात भी करते हैं, सेइंग कि उनके पिता कहते थे कि फेथ वो होता है जब लोग उन बातों पर यकीन करे जो कि सत्य नहीं है। अब्राहम यहाँ मैक्स से भी बातें करते हैं, सेइंग कि मैक्स अब बड़ा हो चुका है, सटली हिंटिंग कि मैक्स को अब उनके कदमों में चलना होगा। एनीवेज अगले सीन में मैक्स घोड़े पे बाहर होता है जब उसे एलजी मिलती है। इनके बीच जनरल चिट चैट होती है, जहां एलजी बताती है कि वो मैप्स वगैरह ड्रॉ करती है, काइंड ऑफ लाइक आर्टिस्ट है या फिर आर्किटेक्ट बोलो। तभी मैक्स कहने लगता है कि ही इज नॉट श्योर कि उसके पिता सही हैं, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इनफैक्ट अब मैक्स को ऐसा लग रहा है मानो उसके पिता की दवाइयां ही उसकी माँ को और बीमार कर रही हैं। एलजी यहाँ मैक्स को थोड़ा सांत्वना देती है। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम की आंख लग गई थी और जब उनकी आंख खुलती है तो वो मीना को खत्म पाते हैं। ऐसे में आगे मीना की लास्ट रिचुअल्स होती है और उस रात मैक्स को अपनी माँ का सपना आता है, जहां मीना के गले में वैम्पायर के काटने के निशान थे और मीना के पीछे वैम्पायर भी था। अब अगले दिन मैक्स अपने भाई रूडी को घर से थोड़ी दूर फील्ड में पाता है, जहां रूडी मैक्स के गिटार को तोड़ दिया था, ऑफ कोर्स गुस्से में, क्योंकि उनकी माँ चल बसी है। रूडी मैक्स से पूछता है कि क्या वाकई मैक्स यहाँ से भागने का सोचा है, जिसमें मैक्स हाँ कहता है। मैक्स ये भी कहता है कि वो कभी भी रूडी को अकेला नहीं छोड़ेगा, इनफैक्ट अपने साथ लेके जाएगा। मैक्स फाइनली यहाँ थोड़ा ओपन अप होकर कहने लगता है कि उसे अपने पिता द्वारा की गई चीजें अगली लगती है। इनफैक्ट मैक्स ये तक डाउट करता है कि अब्राहम लंदन या एम्स्टरडैम से मूव नहीं हुए थे, रादर शायद उन्हें उन जगहों से भगाया गया था। अब्राहम की वजह से ही शायद इनका परिवार ऐसी वीरान जगह पे रहता है और एकदम लोनली है। इन शॉर्ट मैक्स और रूडी अपनी हालातों के लिए अब्राहम को दोषी मान रहे थे। खैर आगे इनके घर पे आर्थर होमवुड नामक बंदा अपनी गाड़ी से आता है। अगर आपको याद हो तो आर्थर वही है जो कि ड्रैकुला वाली कहानी में लूसी का फियांसे था। आर्थर अब्राहम से मिलता है और इनके बीच की डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होती है। दरअसल आर्थर अमेरिका घूम रहा था, लेकिन उसका अमेरिका आने का असली मकसद अब्राहम से ही मिलना था। आर्थर को रातों में नींद नहीं आती है क्योंकि वो अपने आप में गिल्टी फील करता है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो लॉस्ट है। आर्थर सबसे पहले ये कहता है कि वो मीना के गुजर जाने के लिए सॉरी फील कर रहा है। देन वो अब्राहम से क्लियरली बोल देता है कि दुनिया छोटी हो रही है और कनेक्ट हो रही है, मतलब रेल रोड्स वगैरह आ रहे हैं, तो चाहे अब्राहम कितना भी भागे, वर्ल्ड विल कम टू हिज डोर स्टेप। इसके बाद आर्थर पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि वो अब्राहम को अपने पिता समान मानता था और उसकी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया विदाउट क्वेश्चनिंग हिम। उसे अब्राहम पे इतना ट्रस्ट था कि आर्थर अपने ही हाथों से अपनी फियांसे लूसी को समाप्त किया, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका और वो चीजों को क्वेश्चन कर रहा है। आर्थर कहता है कि उसे पता है कि अब्राहम अब भी अपना काम कर रहा है एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टॉप। इसके बाद कॉन्वर्सेशन टर्न लेती है, जहां आर्थर क्लियरली अब्राहम को क्वेश्चन करने लग जाता है। आर्थर वाज नॉट श्योर कि उसका लूसी को खत्म करना सही था या नहीं। आई मीन वो बस अब्राहम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। क्या लूसी वाकई में वैम्पायर बन गई थी या फिर वो सिर्फ बीमार थी? आर्थर वाज नॉट श्योर कि जो कुछ वो पास्ट में किया उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आर्थर एक कातिल है। इन शॉर्ट आर्थर यहाँ अब्राहम की पूरी लाइफ वर्क को ही क्वेश्चन करने लग गया था। ये सुन के अब्राहम गुस्सा हो जाता है और आर्थर को वीक एंड और भी बहुत बुरी बातें कहता है। अब्राहम कहता है कि लूसी एक मॉन्स्टर बन गई थी जिसे खत्म करना जरूरी
ही था। इसके बाद वो आर्थर को अपने घर से निकाल देता है। अब दोस्तों आर्थर तो चला जाता है, लेकिन उसकी बात मैक्स भी सुन लिया था और मैक्स के मन में जो डाउट्स थे अबाउट हिज फादर वो अब कहीं ना कहीं और भी स्ट्रांग हो गए थे। ऐसे में मैक्स भी अपने पिता को क्वेश्चन करता है और जवाब में अब्राहम मैक्स को अपनी डायरी में कुछ फोटोज दिखाते हैं। ये उन लोगों की तस्वीरें थी जो कि अब्राहम के हिसाब से अनडेड थे और उन्हें अब्राहम ने खत्म किया था। अब्राहम ये तक कहते हैं कि मैक्स खुद भी तो उस औरत को देखा जो कि क्लियरली अनडेड थी। देन वो घर के आसपास पेरीमीटर सेट करने की बात कहते हैं टू प्रोटेक्ट द फैमिली, लेकिन इस पॉइंट तक मैक्स के सब्र का बांध टूट चुका था। मैक्स क्लियरली कहता है कि वो उन्हें यानी अब्राहम को सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही उनके साथ कहीं जाएगा। मैक्स कहता है कि उसकी मां मीना अब्राहम की वजह से खत्म हुई क्योंकि अब्राहम मीना को दुनिया से दूर कर दिया, अकेला कर दिया और बीमारी को ट्रीट तक नहीं किया। अब्राहम अपने बच्चों तक को अकेला कर चुका है और इसलिए अब मैक्स उनकी बात नहीं मानने वाला था। ये सुनकर अब्राहम काम होते हैं, मैक्स को ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन जैसे ही मैक्स ड्रिंक लेने जाता है वो उसकी हाथ में चाकू मार के उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। देन वो रूडी को जबरदस्ती लेके घर से बाहर कहीं चले जाते हैं। वहीं मैक्स अपने घाव पे कपड़े डाल के किसी तरह बेसमेंट वाले दरवाजे को धक्का देके खोलता है। देन वो कुल्हाड़ी लेके अपने पिता के पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एलजी को अपने कैंप में देखते हैं जहां उसका कोवर्कर हेनरी भी था। हेनरी हल्का होने झाड़ियों में जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो पूरी तरह से इंजर्ड हालत में बाहर आता है। ये देख एलसी डर जाती है और तभी अब्राहम अपने फुल गेटअप में निकलता है और एलजी को घसीटते हुए एक तरफ ले जाता है। यहाँ अब्राहम के साथ रूडी भी था और अब्राहम रूडी को स्टेक से एलजी को खत्म करने कहता है। रूडी ये करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेशर में वो स्टेक उठाता है, फिर एकदम से वो अब्राहम पे ही हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अब्राहम पलटवार करता, मैक्स यहाँ आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से अपने पिता पे हमला कर देता है। समाप्त होने से पहले अब्राहम हंसते हुए मैक्स से कहता है कि फाइनली तुम मुझे समझ गए। देन मैक्स अपने ही पिता का सर धड़ से अलग कर देता है, सेइंग कि वो एक मॉन्स्टर थे, यानी कि एलसी बच गई और यही सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में मैक्स और रूडी हॉर्स पे बैठ के टाउन छोड़ के जा रहे हैं और बैकग्राउंड में अब्राहम की एक मोनोलॉग होती है। इसमें अब्राहम बेसिकली अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं और इसे सुन के आप समझ जाएंगे कि क्यों अब्राहम इस तरह के थे। तो अब्राहम बताते हैं कि उनके पिता अब्राहम को लेकर दुविधा में रहते थे। वो अब्राहम पे एकदम ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट किसी बात पे प्रेस तो छोड़ो, किसी बात पे समझाते भी नहीं थे, क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे। वहीं अब्राहम के दादाजी एक पेजेंट थे जो कि सेल्फिश थे और उनके पास कोई स्किल नहीं था। एक तरह से अब्राहम अपने पिता या दादाजी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मूविंग लाइक अ रैट थ्रू देयर वर्ल्ड। तो हाँ, कहीं ना कहीं बचपन में अब्राहम को अकेलापन झेलना पड़ा, ऑल्दो वो अपनी फैमिली के साथ था। और इसके बाद अब्राहम मेडिकल स्कूल गए, अपनी लाइफ बनाए और आगे वो क्या किए ये हम सब जानते हैं। तो यही जो अकेलापन और प्रोटेक्टिवनेस था वो अब्राहम के अंदर आया और अपने हिसाब से वो अपने परिवार को बचा रहे थे और इसके लिए उन्हें बस अपने फैमिली का ट्रस्ट चाहिए था, जो कि ऑफ कोर्स उन्हें नहीं मिला, क्योंकि भले अपने हिसाब से वो अपने परिवार की रक्षा कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो अपने परिवार का ही दम घोट रहे थे। तो कहानी 1878 में शुरू होती है और हम वॉटसन नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जो एक एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। वो बताता है कि आज से कई साल पहले विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक डॉक्टर ने ऐसी तकनीक इजाद की थी जिससे कि एक मरे हुए शरीर के अंदर आत्मा को वापस भरा जा सकता है। उसने एक ऐसे मृत शरीर को बनाया था जिसमें आत्मा थी, सोचने समझने की क्षमता भी थी और वो दूसरे पर हमला भी कर सकता था। बेसिकली ये कॉप्स बोल सकती थी और इसका नाम था द वन। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन का ये इन्वेंशन खुद एक दिन भाग निकला और अपने साथ उसके रिसर्च नोट्स भी ले गया जिसमें वो तकनीक लिखी हुई थी। तो अब इतने साल बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर विक्टर के जैसे ही मृत शरीर से काम लेने का तरीका निकाल लिया है। ये टेक्निक आर्टिफिशियल होती है जिसमें एक बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल आत्मा भरी जाती है मशीन के जरिए, यानी कि ये जो शरीर होगा वो किसी मजदूर की तरह काम करते हैं, देश के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन इनमें कोई विचार या भावना नहीं होती। इस तकनीक को नेक्रोवेयर कहा जाता है और ये बिल्कुल किसी कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है। यानी देखा जाए तो पहले जिस डॉक्टर ने बनाया था वो काफी नेचुरल सा प्रतीत होता था, लेकिन ये वाला बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल है। तो आज वॉटसन भी नेक्रोवेयर के जरिए अपने दोस्त फ्राइडे के शरीर को जिंदा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉटसन विक्टर की तरह अपने दोस्त को आत्मा से ही जिंदा करना चाहता था। अतः वो उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है जिसमें वो उसे लड़ना और इंसानों की तरह सोचना सिखाएगा। दूसरी तरफ हम लंदन का नजारा देखते हैं जहां लाखों की तादाद में नेक्रोवेयर्स बनाए जा रहे हैं ताकि उनसे काम निकाला जा सके। इस नेक्रोवेयर को एक खास मशीन के जरिए बनाया और अपडेट किया जाता है जिसका नाम है चार्ल्स बैबेज। तो अगले सीन में हम वॉटसन और फ्राइडे को लैब में काम करते देखते हैं जब अचानक वहां एक अंग्रेज ऑफिसर आ पहुंचता है। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का अफसर एम है जिसे किसी के जरिए वॉटसन और फ्राइडे का पता चल गया है। एम वॉटसन को पहले तो जेल में डालने की धमकी देता है, लेकिन वॉटसन के रिसर्च के बारे में जानकर वो उसे अपने साथ एक स्पेशल ऑपरेशन में शामिल कर लेता है। यहाँ
यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम वॉटसन और फ्राइडे को लंदन में देखते हैं, जहां बीच सफर में कुछ रशियन नेक्रोवेयर उन पे हमला कर देते हैं। वॉटसन फ्राइडे को गन चलाने का ऑर्डर देता है और फ्राइडे कई नेक्रोवेयर का सामना करता है। एम का वफादार फेडरिक उन्हें बचाता है और वॉटसन को बताता है कि असल में रशिया ने अपने नेक्रोवेयर के अंदर बॉम्ब छुपाना शुरू कर दिया है ताकि ब्रिटेन पे हमला कर सके। आगे फ्राइडे और वॉटसन एम के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें उनके मिशन के बारे में बताता है। एम बताता है कि रशिया का एक जाबाज कॉप्स इंजीनियर है एलेक्सी, जो इस वक्त कुछ नेक्रोवेयर की सेना लेकर निकला है और अफगानिस्तान के जंगलों में छुपा है। सभी को शक है कि एलेक्सी ऐसे मृत लोग बनाने की कोशिश में है जिनमें आत्मा और बुद्धि हो, ताकि वो दुनिया पे राज कर सके। यही नहीं, एम का कहना था कि इस वक्त एलेक्सी के पास विक्टर की खोई हुई नोट्स भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी आर्मी खड़ी करने में कर सकता है। एम चाहता है कि वॉटसन एलेक्सी का पता लगाए और उसे रोके। तो अगले दिन वॉटसन, फ्राइडे, फ्रेडरिक और एक रशियन निकोलाई मिलकर अफगानिस्तान के लिए निकलते हैं ताकि समय रहते एलेक्सी को रोक सके। वॉटसन को निकोलाई पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो भी रशियन है, लेकिन निकोलाई बताता है कि रशिया खुद भी एलेक्सी को रोकना चाहता है। उनके पास पक्की खबर है कि एलेक्सी ने विक्टर की थियरी पकड़ ली है और वो एक्चुअली में असली आत्मा वाले नेक्रोवेयर बना रहा है, जिससे पूरी दुनिया पे खतरा है। इधर अफगानिस्तान पहुंचते ही वॉटसन की टीम पे नेक्रोवेयर की एक सेना हमला कर देती है। ये मृत बहुत एडवांस लग रहे थे, जो जानते थे कि उन्हें कब किस पर हमला करना है। वॉटसन और निकोलाई इन नेक्रोवेयर में इंसानों जैसी इंटेलिजेंस देखकर चौंक जाते हैं और इस हमले में इनकी जान बचाती है हेडलाई, जो खुद यूएस प्रेसिडेंट की खास सेक्रेटरी थी। अब प्रोनाउंसिएशन हेडली है या हेडाली, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। खैर, हम देखते हैं कि वॉटसन हमलावरों में से एक नेक्रोमैन को साथ ले जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है। ये नेक्रोवेयर काफी गुस्से में लग रहा था और कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था, जो आर्टिफिशियल नेक्रोवेयर के लिए नामुमकिन था। इससे वॉटसन का शक और भी बढ़ जाता है कि इन कॉर्प्सेस में असली आत्मा हो सकती है। तो उस रात हेडली वॉटसन से मिलने आती है। वो उससे उसके रिसर्च के बारे में काफी सवाल पूछने लगती है और वॉटसन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे बता देता है। हेडली इस एक्सपेरिमेंट में काफी इंटरेस्ट लेती नजर आती है और कहती है कि वो खुद भी एक सोल की तलाश में है। आगे हम वॉटसन, निकोलाई और फ्रेडरिक को एलेक्सी के अड्डे की तरफ बढ़ते देखते हैं, जहां एलेक्सी ने कई एडवांस्ड कॉर्प्सेस की सेना बना रखी थी। एलेक्सी उनका स्वागत करता है और वो निकोलाई को धन्यवाद देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि निकोलाई हमेशा से एलेक्सी के साथ ही था। जी हाँ, वॉटसन एलेक्सी से पूछता है कि उसने विक्टर के नोट्स को कहां छुपाया है, लेकिन एलेक्सी इस बात पर बहुत अजीब बिहेव करता है और कहता है कि यदि कभी वॉटसन को वो नोट्स मिल जाए तो उसे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना होगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। खैर, तो अगले दिन वॉटसन और फेडरिक को एलेक्सी डिल्यूजनल हालत में मिलता है, जहां उसने निकोलाई के जिंदा शरीर को नेक्रोफाई कर दिया था। वो रिवील करता है कि उसने ऐसे ही अपनी एडवांस सेना बनाई है, जहां वो दूसरे जिंदा लोगों को लाशों में बदल रहा है। जी हाँ, वॉटसन ये मानने से साफ इनकार कर देता है कि विक्टर के रिसर्च में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ था। वो कहता है कि विक्टर ने आत्मा को वापस शरीर में डालने की तकनीक बनाई थी, जो ये कभी नहीं हो सकती। इस हादसे के बाद एलेक्सी अपना दिमागी संतुलन खो देता है और खुद को भी मार डालता है, लेकिन उससे पहले वो वॉटसन को यह पता जाता है कि विक्टर के कागज इस वक्त जापान में कहीं मौजूद है। वो वॉटसन से वादा लेता है कि वो हर हाल में उन नोट्स को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हादसे के बाद वॉटसन फ्राइडे और फ्रेडरिक के साथ अफगानिस्तान से निकल जाता है, जबकि हम देखते हैं कि निकोलाई की तरह एलेक्सी खुद को भी लिविंग कॉर्प्स में बदल लेता है। इस एक्सीडेंट के बाद ऑब्वियसली वॉटसन और फ्रेडरिक काफी सदमे में थे, लेकिन अपना वादा पूरा करने के लिए वो जापान जाने का फैसला करते हैं। जापान में वॉटसन को जापानीज आर्मी का मेंबर यामाजामा वेलकम करता है और बताता है कि नोट्स किसी ओसाटो केमिकल नाम की कंपनी ने जब्त कर लिए हैं। ये कंपनी भी नेक्रोवेयर बनाती है और गवर्नमेंट को शक है कि वो विक्टर के नोट्स का इस्तेमाल कर रही है। तो वॉटसन, फ्राइडे, फेडरिक और यामाजावा अब केमिकल फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां नोट्स को बहुत सिक्योरिटी से छुपाया गया था। एक तरफ कई जिंदा लाशें इन पर हमला कर देती हैं, तो दूसरी तरफ वॉटसन और फ्राइडे को नोट्स मिल जाता है। फेडरिक और यामाजावा अकेले कॉप्स आर्मी का सामना करते हैं ताकि वॉटसन उन नोट्स को जल्द से जल्द जलाकर खत्म कर सके। वॉटसन ऐसा ही करने जाता है, लेकिन एन मौके पर उसे फ्राइडे की याद आ जाती है। असल में लाशों के अंदर आत्मा भरकर उन्हें वापस जिंदा करने का सपना फ्राइडे का था, जो मरने से पहले वॉटसन का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। इस बात को याद कर वॉटसन खुद को रोक नहीं पाता और फ्राइडे को सारे नोट्स एनालाइज करने का ऑर्डर देता है। ऐसा करते ही फैक्ट्री में एक अलार्म सेट ऑफ हो जाता है और चारों तरफ आग लगने लगती है। फ्राइडे की हालत भी बिगड़ने लगती है और वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, जो देख वॉटसन बहुत बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि इस तरह शायद फ्राइडे की आत्मा वापस आ सकती है। इसी बीच यहाँ फ्रेडरिक और यामाजावा आ जाते हैं, जो उसे इस आग से बाहर निकालते हैं। वॉटसन यहाँ बेहोश होने लगता है, लेकिन अंत में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। यह आदमी विक्टर के नोट्स उठा लेता है और रिवील करता है कि वो कोई और नहीं बल्कि द वन है, जिसे सबसे पहले विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने जिंदा किया था।
जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम वॉटसन और फ्राइडे को यूएसएस रिचमंड नाम की जगह में देखते हैं। पता चलता है कि हेडली कल रात उन्हें बचाई थी। हेडली बताती है कि फ्राइडे कल रात के बाद बहुत वॉयलेंट हो गया है, इस वजह से उसे ड्रग की मदद से शांत किया गया है। यहाँ वॉटसन एनालाइज करता है कि हो ना हो फ्राइडे ने कल रात विक्टर की किताब को पूरी तरह समझ लिया है और वो उसे कुछ बताने की भी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट खुद फ्रेडरिक से बात करता है और वॉटसन के रिसर्च के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक बहुत गुस्से में था क्योंकि एलेक्सी की चेतावनी के बावजूद वॉटसन ने विक्टर की किताब को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। इस वक्त वो किताब द वन के हाथ में है जो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ हम द वन को देखते हैं जिसने किताब की मदद से दुनिया भर के सारे कॉप्स आर्मी को अपने वश में कर लिया है। वो रिचमंड के अंदर के क्रू इंक्लूडिंग फ्राइडे को भी काबू में कर लेता है। ये मृत लोग अब प्रेसिडेंट और हेडली पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन हेडली इन सभी माइक्रोवेव को अपने स्पेशल पावर से हरा देती है। वो वॉटसन को बताती है कि उसे कुछ स्पेशल साउंड वेव्स क्रिएट करना आता है जिससे कि कॉप्स काबू में किए जा सकते हैं। यही नहीं, वो ये भी बताती है कि असल में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑटोमेटॉन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है जिसे थॉमस एडिसन ने बनाया था। वो खुद भी इंसानों की तरह इमोशंस महसूस करना चाहती है, इसलिए वो वॉटसन को बचाई है ताकि वो उसे विक्टर के नोट्स के जरिए आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बता सके। इसके बाद हेडली वॉटसन, फ्राइडे और फ्रेडरिक को एक सेफ हाउस पहुंचाती है जहां वो आगे की प्लानिंग कर सके। अब तक फ्राइडे बहुत वॉयलेंट होने लग गया था और एक फ्लैशबैक से हमें बताया जाता है कि पास्ट में फ्राइडे ने मरने से पहले वॉटसन से कहा था कि वो उसके शरीर को नेक्रोवेयर से जिंदा करे। फ्राइडे ने यह भी कहा था कि अगर उसे खुद कभी आत्मा के बारे में पता चलेगा तो वो वॉटसन को हिंट देगा। यह हिंट एक कलम था जो मरने से पहले फ्राइडे के पास था। तो प्रेजेंट टाइम में फ्राइडे वॉयलेंट होने लगता है, लेकिन वॉटसन उसे होश में लाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं फ्राइडे उसे पहचान पा रहा था और वो वही कलम वॉटसन की तरफ पॉइंट करता है, इंडिकेटिंग कि उसे सचमुच सोल का पता चल चुका है। खैर, किसी तरह वॉटसन फ्राइडे को शांत करता है और उसे द वन के पावर से आजाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एम अपना मोटिव सामने लाता है जब वो खुद द वन को किडनैप कर लेता है। द वन की आर्मी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि एम उन सभी को हेडली की भांति साउंड वेव से हरा देता है। एम का मकसद पूरी दुनिया को एक कॉप्स आर्मी में बदलना था ताकि इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाए। वो चार्ल्स बैबेज की मदद से दुनिया के सारे कॉप्सेस को विक्टर की तकनीक से मैनिपुलेट करना चाहता था। इसीलिए वो वन और विक्टर की किताब लेकर लंदन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाते हुए वन किसी तरह ये किडनैपिंग वाली खबर वॉटसन तक पहुंचा देता है। उधर वॉटसन, फ्राइडे, हेडली और फेडरिक अब खुद भी एक सीक्रेट सबमरीन में सवार होते हैं ताकि लंदन पहुंचकर एम को रोक सके। वॉटसन बताता है वो और फ्राइडे मिलकर चार्ल्स बैबेज को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि एम का प्लान कभी कामयाब ही ना हो। तो आगे हम देखते हैं कि वॉटसन और फ्राइडे अपनी टीम के साथ चार्ल्स बैबेज पहुंचते हैं जहां एम ने नोट्स की मदद से फ्रेडरिक के प्रिजर्व ब्रेन को चार्ज कर लिया है। इस दिमाग को अब तक यहां पर छुपा कर रखा गया था और इसके बाद एम साउंड वेव्स की मदद से पूरी दुनिया में इंसानों को जीता जागता मशीन में बदलने लगता है। फ्रेडरिक इस मशीन का पावर रोकने के लिए बिल्डिंग में दाखिल होता है जबकि हेडली, फ्राइडे और वॉटसन एम को कन्फ्रंट करते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें एम जान से मारा जाता है, लेकिन इससे पहले कि द वन को पकड़ा जाता, वन हेडली और फ्राइडे को कंट्रोल में ले लेता है। वन यहाँ रिवील करता है कि उसने एम को रोकने के लिए ही वॉटसन तक किडनैपिंग की खबर भिजवाई थी। अब जबकि एम खुद रास्ते से हट चुका है तो वो अपना मकसद पूरा करेगा। यहाँ वन दुनिया के सारे कॉर्प्सेस का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऐसा शरीर तैयार करना चाहता था जहां उसकी ब्राइड की आत्मा प्रवेश कर सके। इसके लिए वो हेडली के शरीर को चुनता है और खुद के कॉन्शियसनेस को फ्राइडे में ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब होता, बिल्डिंग के अंदर एम पावर बंद कर देता है। इसके बाद फ्राइडे भी वॉटसन को याद कराता है सब कुछ एंड इन द एंड वन को मार गिराता है। इसके बाद हेडली भी धीरे धीरे वापस अपने आपे में आने लगती है। अब हेडली, एम और वॉटसन यहाँ से बाहर निकलते हैं जहां वॉटसन हेडली को बताता है कि कहीं ना कहीं हेडली अपने खुद की कॉन्शियसनेस डेवलप करने लगी है क्योंकि उसने वन के पावर का सामना किया है। वहीं हेडली भी वॉटसन को इनकरेज करती है कि वो अपनी रिसर्च जारी रखे और फ्राइडे को पूरी तरह वापस लाने की कोशिश करे। हम देखते हैं कि कहानी वापस फर्स्ट सीन में पहुंच जाती है जहां वॉटसन के पास अब विक्टर और एलेक्सी के नोट्स हैं जिनकी मदद से वो फ्राइडे को रिजरेक्ट करने में लगा हुआ है। एंड सीन में हम वॉटसन को लंदन के बीच में देखते हैं। वो अपने पार्टनर शर्लॉक होम्स के साथ आता है और उसकी रिसर्च सक्सेसफुल हुई है, यानी कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है हम सब समझ रहे हैं। अब ऑब्वियसली हमें डायरेक्टली तो कुछ नहीं बताया जाता, मगर हाँ, हम बैकग्राउंड में एक आवाज सुनते हैं जो उसे थैंक्स कहती है, सेइंग कि वो जो कुछ भी बन पाया है उसी के कारण बन पाया है। हो सकता है कि ये फ्राइडे हो। वहीं हेडली और एम भी अपनी लाइफ में खुश नजर आते हैं।